औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 15 C1 फिज़िक्स फर्स्ट ईयर और चैप्टर नंबर 3 हम स्टडी कर रहे हैं। और आज हमने जो है इसके अंदर प्रोजेक्टाइल मोशन जो है उसको स्टडी करना है। प्रोजेक्टाइल मोशन जो है एक ऐसी मोशन है कि जिसको हम आम जिंदगी में भी मुख्तलिफ मकामात के ऊपर जो है वो स्टडी करते रहते हैं। मिसाल के तौर पर जब एक फुटबॉलर फुटबॉल को किक लगाता है तो बॉल जो है वो पहले ऊपर की तरफ जाती है और फिर बॉल जो है वो नीचे की तरफ आती है। इसी तरह जब एक क्रिकेटर जो है वो बॉल को हिट करता है तो बॉल पहले ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है, और उसके बाद फिर वो नीचे की तरफ आती है। इसी तरह वो रॉकेट है या कोई मिसाइल है वो ऊपर की तरफ जाता है पहले और उसके बाद वो नीचे की तरफ जो है वो आता है। तो ये सारी जो है ये क्या है, ये एग्जांपल्स हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की, जिसके अंदर क्या है कि कोई चीज़ जो है वो हॉरिजेंटल से इस तरह ऊपर उठती है, ठीक है, अपनी मैक्सिमम हाइट तक जाती है और फिर वापस आती है। तो इस तरह की जो मोशन है कि जिसमें कोई ऑब्जेक्ट जो है वो पहले हाइट अटेन करे और उसके बाद वो एक खास पैटर्न के ऊपर उसी हाइट के साथ नीचे की तरफ आए, इस किस्म की मोशन जो है इसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन का नाम जो है वो देते हैं। तो ये तो मैंने आपको सिंपली एक लेमैन को अगर आप समझा रहा हो तो इस तरह समझा सकते हैं कि अगर कोई बॉडी जो है वो कोई हाइट जो है उससे नीचे की तरफ गिरे तो हम इस किस्म की मोशन जो है उसको प्रोजेक्टाइल मोशन का नाम जो है देते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन को अगर आप हमने डिफाइन करना, हम इसको डिफाइन करते हैं और मजीद इसको जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले इसकी डेफिनेशन देखें कि प्रोजेक्टाइल मोशन एक 2 डायमेंशनल मोशन है, यानी कि 2 डायमेंशन में होती है। प्रोजेक्टाइल मोशन is a 2-dimensional motion under the constant acceleration of gravity। कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी, और जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी है वो आपके पास कितना होता है, वो जी आपके पास जो है कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यानी कि ये 2 डायमेंशंस के अंदर मोशन हो रही है। आप देखें ना कि अगर ये बनाए ये एक्स और ये वाई, तो ये एक्स वाई 2 डायमेंशनल प्लेन है, तो ये मोशन इसके अंदर यूं होती है, ठीक है, ये इसका वाई कंपोनेंट और यूं ये जा रहा है इसका ये एक्स कंपोनेंट, ठीक है, ये वाला इसका जो है ये वाई। तो ये क्या है, ये 2 डायमेंशनल मोशन है और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी हो रही है। तो अब यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है कि इसका आंसर कि वो चीज़ नीचे की तरफ क्यों आती है, यानी कि खास हाइट अटेन करने के बाद वो नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देती है। उसकी वजह यह है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो उसको नीचे की तरफ खींचती है। अगर ग्रेविटी ना हो तो फिर वो नीचे की तरफ ना आए, लेकिन चूँकि ग्रेविटी मौजूद है, आप अर्थ की सरफेस के ऊपर है, ठीक है, और अर्थ की ग्रेविटी है, तो अर्थ की ग्रेविटी जो है वो उसको नीचे की तरफ खींचेगी। इस वजह से वो बॉडी जो है एक सर्टन हाइट को अटेन करने के बाद वो निचली डायरेक्शन में ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ जो है वो मूव करना शुरू कर देगी, ठीक है। स्टूडेंट्स, अब आप इसके एग्जांपल्स मैं आपको लिखवा देता हूँ 2-3 मैंने आपको बताई है। पहले नंबर 1 एग्जांपल जो है, एग्जांपल्स के अंदर नंबर 1 जो है वो हमारे पास है अ फुटबॉल किक्ड ऑफ बाय अ प्लेयर। एक प्लेयर जो है वो जो फुटबॉल को किक लगाता है तो वो किक के साथ फुटबॉल जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है और अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने के बाद फिर वो
ग्रेविटी की वजह से एक सर्टन हाइट अटेन करने के बाद नीचे की तरफ मूव कर, देखे ना, यहाँ से किक लगी, बॉल इधर तक गया, मैक्सिमम हाइट तक गया, उसके बाद उसने नीचे आना शुरू कर दिया ड्यू टू एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी। इसी तरह a ball thrown by a cricketer अक्सर जो क्रिकेटर है वो बॉल जो है उसको थ्रो करते हैं, ठीक है, बाउंड्री लाइन से यहाँ, तो वो बॉल भी जो क्या आती है आप देखेंगे कीपर के हाथों में जब जाती है वो थ्रो करते हैं तो पहले बॉल ऊपर जाता है, ठीक है, यानी कि जब वो बॉल को यू थ्रो करता है तो बॉल पहले ऊपर जाता है और ऊपर जाने के बाद फिर कीपर के हाथों में नीचे, तो और कीपर इस तरह करके उसको कैच कर लेता है। तो ये भी क्या है, ये भी हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन जो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी जो है वो हो रही होती है, ठीक है। उसके बाद अब बुलेट फायर फ्रॉम गन, तीसरी एग्जाम्पल जो बुलेट निकलती है गन में से, ठीक है, वो भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन है। और मोशन ऑफ मिसाइल, जो मिसाइल फायर होता है वो भी प्रोजेक्टाइल है, क्योंकि वो भी एक सर्टन हाइट को अटेन करने के बाद नीचे की तरफ मूव करता है, ठीक है। तो तीसरी एग्जाम्पल, अ बुलेट फायर्ड बाय अ गन, और उसके बाद चौथे नंबर पर मोशन ऑफ मिसाइल। तो सारी जो है दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। अब जो पाथ प्रोजेक्टाइल फॉलो करता है अपनी मोशन के दौरान, यानी कि जो ऑब्जेक्ट जो है जिसको हम कहते हैं कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो परफॉर्म कर रहा है, तो वो जो वो पाथ फॉलो करता है उस पाथ को हम कहते हैं ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल, कि कौन से पाथ के ऊपर प्रोजेक्टाइल जो है वो मूवमेंट कर रहा है। तो ट्रैजेक्टरी क्या होती है प्रोजेक्टाइल की, द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल, ट्रैजेक्टरी the path followed by the projectile is known as trajectory of तो इसको हम ट्रैजेक्टरी, अब ये जो पाथ, ये एक पाथ है, ये प्रोजेक्टाइल का पाथ है, तो ये जिस पाथ को फॉलो कर रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो क्या है, इसकी ट्रैजेक्टरी है। इस ट्रैजेक्टरी के ऊपर ये प्रोजेक्टाइल जो है वो मूव है। तो जो ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल होती है आमतौर पर यूजुअली वो क्या होती है, वो पैराबॉलिक होती है। ये जो फॉलो कर रहे हैं पैराबॉलिक शेप है, ठीक है। तो the trajectory of projectile is usually parabolic। आमतौर पर ट्रैजेक्टरी होती है वो कौन सी होती है, वो पैराबॉलिक होती है। ये सामने जो फिगर बनी हुई है ये पैराबॉलिक ट्रैजेक्टरी को ही जो है वो शो कर रही है, कि यानी कि पहले ऊपर जाता है, फिर ऊपर जाने के बाद जो है वो नीचे की तरफ जो है वो मूव करता है। दैट इज़ द पैराबॉलिक ट्रैजेक्टरी, ठीक हो गया। ये ट्रैजेक्टरी, अब हम ज़रा इसकी एक्सप्लेनेशन जो है उसको देखते हैं कि ये हमें क्या बताता है, इसकी हाइट, मैक्सिमम हाइट, इसकी ट्रैजेक्टरी, इसकी टाइम ऑफ फ्लाइट, कितनी देर तक हवा में रहता है, कितनी दूर तक जाता है, ये सारी चीज़ें जो है हमने कैलकुलेट करके यहाँ पर प्रोजेक्टाइल मोशन भी देखनी है। तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं आप।
अब मैं एक और फिगर बनाता हूँ, देखेंगे फिगर एक्स और वाई। ये पॉइंट है जहाँ से बॉल थ्रो होता है और वो नीचे की तरफ होता है, ठीक है। ये यहाँ पर इसका वी एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, इस जगह पर भी ये वी एक्स है और ये इसका वी वाई, ठीक है। इस जगह पर भी ये इसका वी एक्स कंपोनेंट है और ये इसका वी वाई कंपोनेंट है, और इधर भी ये इसका वी एक्स कंपोनेंट है और ये इसका वी वाई कंपोनेंट। तो आप यहाँ पर क्लियरली ये देख सकते हैं कि एक बॉल है, हमने क्या लिया, कंसिडर द मोशन ऑफ ए बॉल। हमने एक बॉल की मोशन जो वो ली है, व्हेन इट इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली, ये यहाँ से यूं फेंका गया, ठीक है। When it is thrown horizontally from some height, इसको ये पॉइंट ए जो है इस साइड से इसको फेंका गया हॉरिजॉन्टली और ये यूं नीचे की तरफ इसने मूव किया। तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि बॉल जो है वो फॉरवर्ड ट्रैवल करता है, फॉरवर्ड ट्रैवल कर रहा है और नीचे की तरफ गिर रहा है, ठीक है ना। इस तरह जा रहा है और फिर यूं नीचे की तरफ, ये और ऐसे फॉरवर्ड मूव कर रहा है और फॉल डाउन कर रहा है, और फिर ये आके सरफेस के साथ जो है वो स्ट्राइक करेगा। तो सपोज करें कि जो बॉल है, ये जो यहाँ पर इस पॉइंट ए के ऊपर बंदा खड़ा है, इसके हाथ में से ये बॉल पॉइंट ए से निकलता है और निकलने के बाद ये नीचे की तरफ जो है वो मूव करना शुरू करता है, और इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी जो है, जहाँ से इसको थ्रो किया है, यहाँ पर इस पॉइंट ए पर इसकी वेलोसिटी जो है वो कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल है। एट पॉइंट ए द वेलोसिटी of ball is completely horizontal, ठीक है। इस जगह के ऊपर आप देखें, यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर हमने थ्रो किया तो यहाँ पर ये बिल्कुल हाइट में हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। हॉरिजॉन्टली आपने बॉल को थ्रो किया तो उसके बाद इसकी हाइट कम होना शुरू की, ठीक है। इनिशियली जो है वो सिर्फ आपके पास वेलोसिटी वी एक्स थी, लेकिन उसके बाद जो है वो इसने नीचे की तरफ मूव करना शुरू किया। तो इनिशियली इसकी वेलोसिटी क्या है, इनिशियली द वेलोसिटी ऑफ बॉल इज वी एक्स। इनिशियली जो वेलोसिटी है बॉल की वो हमारे पास वी एक्स के बराबर है, ठीक है। अब आप देखें कि हमारे पास ये वी एक्स जो है ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है और वी वाई जो है ये वर्टिकल कंपोनेंट है। यहाँ पर जब हमने इसको छोड़ा, इधर से ये यूं गया और फिर इससे यूं, यहाँ पर इसकी हॉरिजॉन्टल थी, फिर उसके बाद जब इसने नीचे आना शुरू किया तो इसकी वर्टिकल हाइट जो है वो कम होना शुरू हुई, और वर्टिकल हाइट के कम होने के साथ साथ ये नीचे की तरफ आया और इसका वेलोसिटी का वी वाई कंपोनेंट जो है वो चेंज होना शुरू हो गया, ठीक है। तो अब पहले देखते हैं उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, horizontal component of velocity, ठीक है। इसका हॉरिजॉन्टल देखिए, अब जो बॉडी मूव कर रहा है अंडर द ग्राउंड, तो
इसलिए चूंकि ये नीचे की तरफ जा रहा है तो इसके ऊपर इस तरफ तो कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लग रही, नीचे की तरफ एक वर्टिकल फोर्स लग रही है जो वेट है इसका बॉडी का, यानी कि जो ग्रेविटी है वो इसको नीचे की तरफ खींच रही है। तो इसका मतलब है कि देयरफॉर नो फोर्स is acting on horizontal डायरेक्शन में कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही है। तो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है Vx, तो Vx जो है इट रिमेन्स अनचेंज्ड, यानी कि Vx जो है ये कांस्टेंट रहेगी, इसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगी क्योंकि Fx जो है वो 0 है और अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ Fx ma(x), तो अगर Fx 0 है तो फिर Ax भी 0 है। तो अगर Ax 0 है तो फिर वेलोसिटी कांस्टेंट है। जाहिर बात है अगर एक्सेलरेशन ही प्रोड्यूस नहीं हो रहा, यानी कि बॉडी एक्सेलरेट ही नहीं कर रही, तो फिर उसकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट के बराबर होगी। तो इसका मतलब है कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो तो बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो प्रोजेक्टाइल है वो सेम रहता है, उसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है इसका, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, अगर आप हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देखें तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का x है, ठीक है, ये x, ये डिस्टेंस जो कवर कर रहा है ये x जो है ये हॉरिजॉन्टल, और ये Vx p के बराबर होगा, ठीक है। इतना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है वो प्रोजेक्टाइल कवर करेगा और कवर करने के बाद वो जो आपकी सरफेस है अर्थ की उसके साथ जाकर जो है वो टकरा जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो अब हमने ये तो होगी हॉरिजॉन्टल मोशन की बात। अब हम कर लेते हैं ज़रा इसके अंदर जो है वो वर्टिकल मोशन जो है उसकी बात भी कर लेते हैं कि वर्टिकली ये किस तरह बिहेव कर रहा है। तो वर्टिकल मोशन आप देखें, हमें पता है कि वर्टिकली जो है जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो चेंज हो रहा है, क्योंकि जो आपका प्रोजेक्टाइल है, देखिए प्रोजेक्टाइल यूं और यूं जा रहा है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर जो है वो एक्सेलरेट हो रहा है। देखिए ये इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इट विल एक्सेलरेट डाउनवर्ड under influence of ग्रेविटी की वजह से ये नीचे की तरफ जो है वो एक्सेलरेट होगा। तो इसका मतलब है कि हेंस यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है इसका वो a = g के बराबर है। तो ये इसकी जो वर्टिकल मोशन क्या है कि जब a g के बराबर हो तो इट्स vertical motion is a freely falling motion। जब किसी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाए, ठीक है, यानी कि वो ग्रेविटी के एक्सेलरेशन के साथ फॉल करना शुरू कर दे, तो उस वक्त इस किस्म की जो मोशन होती है इसको हम फ्रीली फॉल मोशन का नाम जो है वो देते हैं। तो ये जो प्रोजेक्टाइल है अब यहाँ से यूं जब नीचे जा रहा है तो इसका एक्सेलरेशन जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर हो गया। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर होने की वजह से हम कहेंगे कि ये एक फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। जब भी एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर हो जाए तो हम कहते हैं कि दैट इज अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट, उसको हम फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट का नाम देते हैं। अब हमने यहाँ पर देखें कि जो इसका वर्टिकल डिस्टेंस है उसको कैलकुलेट करके देखना, ठीक है, कि वर्टिकल डिस्टेंस ने कितना क्या कवर किया। तो वर्टिकल डिस्टेंस उसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो क्या होती है कि s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की। तो यहाँ पर s को मैं रिप्लेस करता हूँ y से, वर्टिकल डिस्टेंस से, और वी आई को मैं करता हूँ वी आई वाई, वर्टिकल वेलोसिटी, t प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर। तो यहाँ पर जो वी आई वाई है, इनिशियल तो वी आई वाई जीरो है ना, देखिए ये यू से यू जाता है, तो यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर तो वी आई वाई जो है वो जीरो है। जब नीचे गिरना शुरू हुआ है तो फिर वी आई वाई जो है वो फाइनल वेलोसिटी वर्टिकल के अंदर चली हुई है, तो उसकी वैल्यू हमारे पास आनी शुरू हुई है। तो वी आई वाई तो जीरो है हमारे पास, और ए वाई जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये वैल्यू यहाँ पर रखे आप, तो y मेरे पास 0 प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर, यानी कि ये 1/2 जी टी स्क्वायर डिस्टेंस जो है अलॉन्ग द वर्टिकल y के अलॉन्ग जो है वो कवर करता है। ये इसका हमने वर्टिकल डिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट कर। आगे पेपर में सवाल आ जाता है कि वो आपको पूछता है कि कैलकुलेट करें इसका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो ये प्रोसेस करके आपने इसको कैलकुलेट कर लेना है। अब हमने जो है वो देखना है यहाँ पर कि हम जो है वो किस तरह फाइंड कर सकते हैं इनिशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी और फाइनल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, इनको हमने फाइंड करके देखना है। तो अभी शुरू करते हैं हम इसको। कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी जो है उनको हम किस तरह कैलकुलेट करें। ई एक्स जो है वो तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को चेंज नहीं होगी। अब ट्रैजेक्टरी जो है हमारे पास वो क्या है, अब हमें कैलकुलेट करना है इनिशियल कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी। इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले तो 2 डायमेंशनल प्रोजेक्टाइल मोशन कंसीडर करें। ये x, ये y, ये प्रोजेक्टाइल आपने थ्रो किया और जो इससे डिस्टेंस कवर किए, यहाँ से ये ट्रायंगल थीटा बना रहा है हॉरिजॉन्टल से, और ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी v है। हम जो मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल है उसको इजीली स्टडी कर सकते हैं। अब पाथ आपको पता है, इसकी ट्रैजेक्टरी जो है ये पैराबोलिक है, तो मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल है वो इजीली हम स्टडी कर सकते हैं बाय रिजॉल्विंग इट्स वेलोसिटी इनटू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स, ठीक है। जो आप इसकी मोशन है उसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स में आप रिजॉल्व। अब सपोज करें कि ये क्या है, एक प्रोजेक्टाइल है, सपोज a projectile is fired from horizontal making an angle theta with x एक्सिस, यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ये आपने थ्रो किया ये प्रोजेक्टाइल, ठीक है, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज वी आई, और इनिशियल वेलोसिटी जो प्रोजेक्टाइल की है वो वी आई के बराबर है, ठीक है। तो ये प्रोजेक्टाइल है जिसको आपने
लॉन्च किया और इसके प्रोजेक्टाइल के जो हैं वो हमने फाइंड करने हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट्स हैं उनको। तो वो इसके हम फाइंड करके देखते हैं। आप देखें कि इसके लिए अगर हम इसकी मोशन को डिस्क्राइब करना है तो इसकी मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें ये ज़रूरी है कि हमें इसके वेलोसिटी के कंपोनेंट्स जो हैं उनको कैलकुलेट जो है वो करना पड़ेगा। तो उनको कैलकुलेट हम करके देखते हैं कि हमें पता है कि जो वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो तो सेम रहना है, उसके अंदर कोई फ़र्क जो है वो नहीं पड़ना, लेकिन जो वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का उसके अंदर जो है वो चेंज आ रही है। तो हम अब ये दोनों कंपोनेंट्स जो हैं इनको कैलकुलेट करके जो है वो देखेंगे और इसको इनकी इक्वेशन जो हैं वो ड्राइव करके हम देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम ये प्रोसेस फिर जो है वो करके देखते हैं कि किस तरह हम इनकी इक्वेशन जो हैं उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है वो हम देखते हैं कि इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो क्या है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो आपको पता है कि जो प्रोजेक्टाइल का है उसके अंदर कोई चेंज नहीं आती, वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, सिर्फ कंपोनेंट जो चेंज होता है वो कौन सा कंपोनेंट चेंज होता है, वो कंपोनेंट जो है वो आपका चेंज होता है सिर्फ और सिर्फ जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो चेंज होता है। तो अब आप देखें कि जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल है इसके दो पार्ट्स। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल की। तो पहला पार्ट इसका वी आई कॉज ऑफ थीटा, ये पहला पार्ट है, और दूसरा पार्ट वी आई साइन ऑफ थीटा। ये दो पार्ट्स हैं हमारे पास। ये जो है ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इनिशियल वेलोसिटी का, ये वर्टिकल कंपोनेंट है। ये क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये वाला, और ये जो है ये क्या है, ये वर्टिकल कंपोनेंट। ये दो कंपोनेंट्स हैं ये हमारे पास है। हमने यहाँ पर जो रेजिस्टेंस ऑफ एयर है उसको निगलेक्ट किया हुआ है, इसलिए जो फोर्स एक्ट कर रही है प्रोजेक्टाइल के ऊपर वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स जो है वो एक्ट नहीं कर रही, सिर्फ ग्रेविटी जो है वो इसको नीचे की तरफ, क्योंकि हमने फ्रिक्शन ऑफ एयर को निगलेक्ट। अगर आप फ्रिक्शन ऑफ एयर को इंक्लूड करेंगे तो फिर फोर्स जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी एक्ट करेगी और इसकी रेंज को इफेक्ट करेगी। अभी हम आगे इसको देखते हैं रेंज को, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ इस चीज़ को, लेकिन पहले आप देखें कि एज वी हैव neglected the friction of air, so no force will act in the horizontal डायरेक्शन। इसलिए कोई फोर्स जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्ट नहीं करेगी, यानी कि एफ एक्स जीरो होगा। तो अगर एफ एक्स जीरो है तो फिर ए एक्स भी जीरो होगा। ठीक है, तो इस वजह से वी एक्स जो है वो क्या होगी, वो कांस्टेंट होगी। ठीक है, यानी कि उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसके अंदर कोई चेंज नहीं है, क्योंकि रेजिस्टेंस ऑफ एयर कोई नहीं है हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग, तो उसके ऊपर कोई फोर्स लग ही नहीं रही है। फोर्स जो उसके ऊपर सिर्फ लग रही है वो वर्टिकल डायरेक्शन में लग रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है ड्यू टू एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी। तो एक्चुअली बॉडी जो है वो मूव कर रही है अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। As the body
अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। अब चूंकि बॉडी मूव कर रही है अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, सो एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस, सो एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस कितना होगा, ए वाई इज इक्वल टू माइनस डी। माइनस डी से लिया कि अगेंस्ट अगर इनिशियली ऊपर गया फिर नीचे आया, तो जब ये ऊपर अपनी मैक्सिमम हाइट तक जा रहा है, इस या अपनी मैक्सिमम हाइट तक गया इधर, तो इस पॉइंट के ऊपर यहाँ तक जाते जाते ये मूव कर रहा है अगेंस्ट द ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी नीचे की तरफ एक्ट कर रही है और ये ऊपर की तरफ जा रहा है, इसलिए हमने ए वाई को नेगेटिव के बराबर जो है वो दिया है। अब आप देखें कि हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हैं वेलोसिटी के, तो वी एफ एक्स फाइनल जो हमारे पास वो है वी आई एक्स प्लस ए एक्स, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इसके अंदर आप देखें कि ए एक्स तो जीरो है, तो वी एफ एक्स हमारे पास वी आई एक्स प्लस जीरो के बराबर हो जाएगा। देखें हाँ कोई फोर्स नहीं एक्ट कर रही हॉरिजॉन्टल में, तो ए एक्स में तो जीरो ही होना है, तो वी एफ एक्स वी आई एक्स के बराबर आ जाएगी। और हमें पता है कि वी आई एक्स जो है वो किसके बराबर है, वो बराबर है वी आई कॉज ऑफ थीटा। तो वी एफ एक्स मेरे पास वी आई कॉज ऑफ थीटा, देखा ना ये इनिशियल कंपोनेंट है ना वेलोसिटी का, देखिए ये हमारे पास इनिशियल कंपोनेंट है वेलोसिटी का वी आई। एक इस तरफ इसका कंपोनेंट अगर थीटा यहाँ पर एंगल है तो वी आई साइन ऑफ थीटा और हॉरिजॉन्टल के साथ वी आई कॉस ऑफ थीटा, ये इनिशियल वेलोसिटी के कंपोनेंट जो है वो माने। तो वी एफ एक्स जो है हमारे पास वी आई कॉस ऑफ थीटा के, तो जो वी आई एक्स है ये बराबर है फिर वी एफ एक्स के, दैट इज इक्वल टू वी आई कॉस ऑफ थीटा। तो इसका मतलब है कि वी ऑफ एक्स जो है ये कांस्टेंट है, इसके अंदर कोई चेंज नहीं आ रही, इट हैज नो चेंज। ये कंपोनेंट जो है ये कंपोनेंट आपके पास कांस्टेंट जो है वो रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब आप देखें कि हमारे पास ये तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स की बात होगी। अब आप आए जो हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं उनको जरा चेक कर लेते हैं। वर्टिकल कंपोनेंट्स, तो वर्टिकल कंपोनेंट्स आप देखेंगे हमारे पास वी आई वाई वी आई साइन ऑफ थीटा के बराबर है, और वी एफ वाई बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी आई वाई प्लस ए वाई टी के बराबर है। तो वी आई वाई तो हमारे पास जीरो है, तो वी एफ वाई हमारे पास ए वाई टी के बराबर आ जाएगा, और ए वाई जो है वो हमारे पास माइनस जी है, ठीक है। तो वी एफ वाई मेरे पास माइनस जी टी के बराबर आ जाएगा, और वी आई वाई जो है हमारे पास वो बराबर है वी आई साइन ऑफ थीटा, ठीक है। तो ये इक्वेशन जो है आप देखें इसके अंदर वी एफ वाई वी आई वाई वी आई साइन ऑफ थीटा और माइनस जी टी ये हमारे पास आ जाएगा। तो इनिशियली जो वी आई वाई होती है वैसे वो जीरो के बराबर होता है, ठीक है। तो आपको ये यहाँ पर ये स्टेप्स करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ आप ये लिखें कि वी आई वाई जो है वो वी आई साइन ऑफ
थीटा के बराबर है और ए वाई जो है वो माइनस जी के बराबर है। तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन जो है वो निकल आए। ठीक है, ये अब हमारे पास जो है कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी जो है वो निकल आए। ठीक है, अब आप देखें जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी v एफ एक्स का स्क्वायर प्लस वी एफ वाई का स्क्वायर का अंडर रूट। तो हमारे पास वी एफ ऑफ एक्स कितनी निकली है, वी कॉज ऑफ थीटा का स्क्वायर, और वी एफ ऑफ आई कितनी निकली है, वी आई साइन ऑफ थीटा माइनस जी टी का स्क्वायर का अंडर रूट। ये वैल्यूज है हमारे पास जो है निकली है। तो इसको आप ओपन कर सकते हैं, v इज इक्वल टू वी आई स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस इसका स्क्वायर ओपन करें वी आई स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा प्लस जी स्क्वेयर टी स्क्वेयर माइनस 2vi माइनस 2vi जी टी साइन ऑफ थीटा का। ये जो है हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद यहाँ से आप वी आई स्क्वायर को कॉमन निकाल सकते हैं। वी आई स्क्वायर को कॉमन निकाल दें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस 2vi जी टी साइन ऑफ थीटा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर अंडर रूट। और आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो 1 के बराबर होता है। तो ये हमारे पास 1 के जो है वो बराबर आ जाएगा और इसको हम राइट डाउन कर लेंगे। इसको जो है वो हम राइट डाउन करेंगे कि ये आ जाएगा हमारे पास वी आई स्क्वायर वो 1 हो जाएगा माइनस 2vi जी टी साइन ऑफ थीटा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। ये हमारे पास टोटल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है वो निकल आएगा। अब डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी अगर आपने देखनी है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो देखें जो हमारे पास वेलोसिटी है वो एंगल 5 है, ठीक है, यानी कि ये हमारे पास वेलोसिटी है और यहाँ से ये कुछ 5 एंगल है। ठीक है, तो ये इसका वी एफ वाई और ये इसका वी एफ एक्स। तो tan ऑफ फाई क्या आ जाएगा, वी एफ वाई ओवर वी एफ एक्स। ठीक है, tan ऑफ थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये चीज आ जाएगी। अब वी एफ वाई की वैल्यू आपके पास कितनी है, वी एफ वाई की वैल्यू हमारे पास जो है वो है वी एफ वाई की वैल्यू जो हमारे पास है वो है वी आई साइन ऑफ थीटा माइनस जी टी डिवाइडेड बाई वी आई कॉस ऑफ थीटा। तो फाई हमारे पास tan इनवर्स वी आई साइन ऑफ थीटा माइनस जी टी डिवाइडेड बाई वी आई कॉस ऑफ थीटा। ये हमारे पास जो है एंगल वेलोसिटी का जो है वो निकल है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम जो कल है फिर ये चैप्टर एंड कर देंगे इंशाल्लाह ताला। कल हम इसमें पढ़ेंगे कि हमारे पास जो है वो इस प्रोजेक्टाइल की, आज हमने जो इसके अंदर प्रोजेक्टाइल में स्टडी किया है, एक तो हमने इसके कंपोनेंट्स देखे हैं वेलोसिटी के, इसकी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मोशन देखी है, इसके हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिस्टेंस कैलकुलेट की है और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के हमने कंपोनेंट्स जो है वेलोसिटी के उनको कैलकुलेट किया है। तो कल जो हम काम करेंगे उसके अंदर हम क्या काम करेंगे कि हम इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट और इसकी मैक्सिमम हाइट जो है उसको स्टडी करेंगे और फिर उसके साथ ही आगे हम मूव करते हुए पहुँच जाएंगे बैलिस्टिक फ्लाइट के ऊपर, बैलिस्टिक मिसाइल्स और बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी को स्टडी करेंगे। उसके बाद ये चैप्टर एंड हो जाएगा। फिर इसके शॉर्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स
और एग्जाम्पल्स को करेंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।